नमस्कार दोस्तों, दीक्षा राइज में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज के लगातार प्रश्न आपके पास लेके आ रहे हैं। आज टेस्ट सीरीज में जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है प्रकाश। प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस टॉपिक से लेके आए हैं। प्रकाश जो टॉपिक है वो फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपीएससी आरपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न लिए जाते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें समाहित किए हैं, तो आइए देखते हैं प्रकाश या लाइट से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से सघन माध्यम है। दोस्तों, माध्यम जो है, इस माध्यम की सघनता या जो विरलता है वो माध्यम किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करती है। तो हम बात करें तो माध्यम जो है वो ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। जो गैस है उनकी तुलना में द्रव सघन होगा और द्रव की तुलना में ठोस अधिक सघन होगा। तो अगर हम पदार्थ किस प्रकार का है वो देख लें तो हमें माध्यम की सघनता और विरलता का कुछ अंदाजा हो जाएगा। अगर हम पानी को देखें तो पानी द्रव है, कांच ठोस माध्यम है, तेल द्रव माध्यम है और वायु गैसीय माध्यम है। तो जो प्रकाश के लिए या किसी माध्यम के लिए हम सघनता की बात करें तो द्रव और गैसों की तुलना में ठोस उसमें सघन माध्यम होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा, आंसर जाएगा कांच। अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग है वो किसमें होगा? निर्वात में। जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ेगी प्रकाश का वेग भी कम होगा। प्रकाश का वेग बदल सकता है लेकिन प्रकाश की आवृत्ति बदलेगी नहीं। दोस्तों, अगर बात करें प्रकाश, तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि में क्या लाती है? संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये प्रकाश जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं। और अगर माध्यम की सघनता की बात करें तो इन माध्यमों में कांच जो है वो सबसे सघन माध्यम होगा। तो यहां आंसर जाएगा अपना बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का कणीय सिद्धांत दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले जो कणीय सिद्धांत दिया गया तो वो दिया था आइजैक न्यूटन ने। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया उसे प्रकाश के कणीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें मैक्स प्लांक ने, तो मैक्स प्लांक ने जो थ्योरी दी वो दी क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत। यदि हम बात करें आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन ने भी क्वांटम सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया था। अगर हम बात करें हाइगेंस की, तो हाइगेंस ने प्रकाश का जो रूप बताया वो बताया प्रकाश तरंग रूप में पाया जाता है। डे ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को द्वैत प्रकृति कहा, यानी प्रकाश कण रूप में भी पाया जाता है, प्रकाश तरंग रूप में भी पाया जाता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति है। तो यहां पर अगर हम बात करें प्रकाश के कणीय सिद्धांत की, तो जो वो किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने। यहां पर हमारा आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का जो क्षितिज से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये किस प्रकाश के गुण के कारण होता है? ये प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो यहां हम बात करें तो प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का जो प्रकीर्णन का गुण है इसके कारण इंद्रधनुष का बनना, रंगों का दिखाई देना होता है। अगर हम बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन से हम वस्तुओं को देखते हैं। अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन बेसिकली है क्या? अपवर्तन जब प्रकाश की किरण आती है और अगर माध्यम बदलता है तो जो माध्यम का पृथककारी पृष्ठ है वहां पे वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर आ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। ये माध्यम की सघनता या उसकी विरलता पे डिपेंड करता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम की जो सघनता या विरलता के कारण वो अपनी मूल दिशा से पृथककारी पृष्ठ वाले स्थान से ही विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब हम बात करें क्षितिज से हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य जब क्षितिज से अस्त होने शुरू होता है तो भी प्रकाश में
क्योंकि हमारी आंखें ऊंचाई से अगर हम उसको देखें तो हमारी आंखों को प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण, क्योंकि जब हमारी आंखों तक प्रकाश पहुंचता है तो रास्ते में माध्यम की सघनता या विरलता बदलती है और इसके कारण प्रकाश का वेग भी बदलता है, तो उसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण क्षितिज से नीचे जाने पर भी सूर्य हमें दिखाई देता है। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। दोस्तों प्रकाश का एक और गुण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? अभी हमने बात की प्रकाश जो है वो, ये हमने अभिलंब खींचा, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की किरण है वो अपनी मूल दिशा से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये जो हमने खींचा है ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर आ जाती है। अगर इस किरण को और बढ़ाया जाए, आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए, तो ये जो प्रकाश की किरण है, अभिलंब का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर ये कोण 90 डिग्री में आ जाता है और ये जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनने के लिए जो आपतन कोण का मान है ये आईसी या क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। क्रांतिक कोण वह मान है जिसपे परावर्तन कोण 90 डिग्री या समकोण के बराबर हो जाए। यदि अभी भी आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए तो किरण जो है वो दूसरे माध्यम में नहीं आती और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह जो घटना है यह कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां दो चीजें ध्यान में रखनी आवश्यक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जानकारी के लिए। नंबर एक बात, प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। नंबर एक बात, महत्वपूर्ण बात, प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए, तभी वो विलंब से दूर हटेगी। ठीक है, दूसरी चीज, और यह 90 डिग्री की तरफ जाएगी। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अगर हम अधिक बढ़ा दें तो प्रकाश की किरण जो है वो माध्यम बदलता नहीं है, ये माध्यम बदलने की जगह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और उसी माध्यम में जो वापस लौटना है वो घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो कांच या हीरे जैसी वस्तु हैं उनमें चमक आ जाती है। तो अगर हम देखें प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों हीरे का चमकना बहुत अच्छा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सही बात है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका ये शब्द है, रेगिस्तान में कई जगह एक इल्यूजन होता है, दूर से दिखाई देता है कि यहां पर पानी होगा। हम कई बार ड्राइव कर रहे होते हैं तो सड़क पे हमें पानी जैसा महसूस होता है, लेकिन वास्तव में जब नजदीक जाते हैं तो वहां पानी होता नहीं है। तो रेगिस्तान में भी जो जानवर हैं या हिरणे हैं उनको दूर से पानी दिखाई देता है और वहां तक पहुंचते हैं पानी की आस में, लेकिन वहां पानी होता नहीं है, तो इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये शब्द यहां मृग मरीचिका काम में लेते हैं। तो इस मृग मरीचिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इंद्रधनुष का बनना जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे बात करें, बुलबुले जो हैं वो पानी में चमकदार होते हैं, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा सी, प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है तो इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित रहता है, अपवर्तित रहता है। दोस्तों प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तीव्रता बदल जाती है, उसका वेग या हम कहें चाल बदल जाती है और उसकी तरंग की लंबाई या हम कह ले तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो ये चीजें उसमें बदलाव आ जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। यहां प्रश्न में पूछा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चीज नहीं बदलती? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। सूर्य का जो प्रकाश है
वो हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंचता है। कुछ एग्जाम में प्रश्न में केवल 8 मिनट भी पूछा गया है, कुछ में 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया हुआ है, और किसी में 8 मिनट 16.6 सेकंड भी पूछा है। तो यहां पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी, 8 मिनट और 16 सेकंड। दोस्तों, ये जो 1 मिनट और 3 सेकंड है, ये चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय है। यानी चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट और 3 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जबकि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेता है। क्या चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है? नहीं, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्रमा से जब प्रकाश हमारे तक पहुंचता है तो वह समय जो है वो 1 मिनट और 3 सेकंड का लगता है। अगर हम बात करें कि ये समय में अंतर आ क्यों रहा है, ये समय में अंतर आ रहा है दोस्तों दूरी के कारण। अगर हम बात करें तो सूर्य की जो दूरी है वो है 14, सूर्य की जो दूरी है वो है 14 करोड़ किलोमीटर या 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम लगभग में लिख लेते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन सूर्य की तुलना में चंद्रमा जो है वो हमारे थोड़ा पास है, तो चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। इसीलिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट और 3 सेकंड का समय लेगा, जबकि सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेगा। तो इस प्रकार हमारे जो प्रश्न में पूछा गया था वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय, तो हमारा आंसर था 8 मिनट और 16 सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। दर्पण की फोकस दूरी यदि 30 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या का मान बताइए। दोस्तों, एक सिंपल सा संबंध है प्रकाश में, फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्या में। F जो है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से व्यक्त करते हैं, अपॉन 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां हम बात करें प्रश्न में, यहां प्रश्न में हमारे को दी है फोकस दूरी, F का मान दे दिया है और पूछा है वक्रता त्रिज्या। तो जब हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो F इंटू 2, F का मान हमारे को दिया है 30 सेंटीमीटर और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अपना 60 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर सही होगा, जो बी ऑप्शन सही होगा। ये 2 संबंध अपने को ध्यान में रखने हैं, एक संबंध को याद रख लें, दूसरा अपन बना लेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूरी का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि हम बात करें मीटर की, तो मीटर जो है वो दूरी का SI मात्रक है, या हम इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कहें तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है, तो दूरी का मात्रक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है दोस्तों मीटर। अगर हम बात करें दूरी के मात्रकों की, तो इस तरह पारसेक भी दूरी का मात्रक है और मीटर भी दूरी का मात्रक है, लेकिन पारसेक और मीटर के बीच का जो दूरी का मात्रक है वो प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। लेकिन मीटर प्रति सेकंड जो है वो चाल या हम कह लें वेग का मात्रक होता है, ये दूरी का मात्रक नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यहां 2 प्रश्न और ध्यान में रखने हैं। पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और मीटर दूरी का SI पद्धति में मात्रक है। अगर हम इनमें संबंध की बात करें तो एक पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पारसेक, पारसेक जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, एक पारसेक में 3.26, इसको हम हिंदी में लिखें तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। और ये किसके बराबर होता है, ये तो 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। तो ये इन तीनों जो दूरी की इकाइयां हैं इनमें संबंध है, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहला, गोधूली से सूर्य का आमाप,
उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना और ध्रुव तारे का दिखना। दोस्तों अगर हम बात करें तो गोधूलि से सूर्य का आमाप, तो ये क्योंकि हम यहां बात करें दृष्टि भ्रम की, तो क्योंकि गोधूलि में शाम के समय में धूल के कण ज्यादा हो जाते हैं, तो ये जो है ये हमारा एक केवल दृष्टि भ्रम है। सूर्य का जो आमाप है वो उतना ही बदलता नहीं है। दूसरा, उषा काल में सूर्य का रंग, शाम के समय भी प्रकीर्णन के कारण सूर्य का जो रंग है वो थोड़ा लालीमय प्रतीत होता है, लेकिन सूर्य का रंग बदलता नहीं है, तो ये भी हमारा एक दृष्टि भ्रम है। अगला बात करें उषा काल में चंद्रमा का दिखना, उषा काल में या साय के समय हमें चंद्रमा दिखाई देता है क्योंकि वो आसमान में होता है, तो ये हमें भ्रम के कारण दिखाई नहीं देता है, तो ये दृष्टि भ्रम नहीं है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते नहीं है, ये प्रकाश का अपवर्तन जो हमारे तक पहुंचता है उसके कारण दिखाई देता है। तो इस तरह से दृष्टि भ्रम जो है वो कथन 1, 2 और 4 हमारा दृष्टि भ्रम है, तो यहां आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब जो प्रकाश है वो हीरे से कांच में गमन करता है तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है वो हीरे से कांच में गमन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की निर्वात गति या निर्वात, अगर हम इसको सही शब्दों में कहें तो निर्वात में गति जो है वो कितनी होती है? अभी हमने बात की थी जहां माध्यम नहीं होता वहां प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश जो है वो सर्वाधिक गति जो करता है वो करता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है और वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं हम बात करें प्रकाश की जल में गति की तो वो 2.44 मीटर प्रति सेकंड, और अगर बात करें कांच में तो 2.10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। तो सर्वाधिक गति जो है प्रकाश की वो किस में होती है? निर्वात में होती है। हमने जो पहला प्रश्न लिया था उसमें इसको आसान तरीके से बात की थी कि प्रकाश का वेग जो है वो सर्वाधिक किस में होगा? तो सघन जो माध्यम होंगे उसमें सबसे कम होगा और विरल माध्यम में सबसे ज्यादा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या बदलाव आता है? दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रकाश की किरण, इसमें 2 प्रश्न हमने शामिल किए हैं। एक प्रश्न प्रकाश के गुण का है और दूसरा प्रश्न पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो ये जो प्रकाश की किरण है ये सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन से जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देंगे तो अभिलंब से दूर हटना, तो अभिलंब से दूर हटना एक तो ए में है और एक सी में है। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं हम, प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जा रही है तो घने से विरल की ओर आ रही है, घने से विरल की ओर आ रही है तो वेग में वृद्धि होती है। अगर ये विरल से सघन में जाए तो वेग में कमी होगी, तो यहां पर उसका वेग या चाल जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहां पर ये दोनों सेंटेंस, 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो 2 चीजों में बदलाव होता है। नंबर 1, ये अभिलंब से दूर हटती है, दूसरा इसकी चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रकाश जो है उसके जो प्राकृतिक तथ्य हैं उन पे विचार कीजिए। पहला स्थलीय तापन, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा प्रकाश का अपवर्तन, चौथा प्रकाश का विवर्तन। निम्न में से इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका जो है वो बनती है? ये जो मृग मरीचिका का भी अपन ने प्रश्न लिया था ये वही प्रश्न है, और मृग मरीचिका का प्रश्न लेते समय हमने बात करी थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करी थी तो हमने कहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक तरह का अपवर्तन ही है, बस अपवर्तन में अंतर इतना आता है कि वहां पर
माध्यम बदलता नहीं है, क्योंकि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा देते हैं तो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यहां पर ये प्रकाश का अपवर्तन तो है, लेकिन ये अपवर्तन होता स्थलीय तापन के कारण है। तो यहां पर दो तथ्य ये सही हो गए, 1 और 3। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ये हम पहले भी ले चुके हैं इस तरह का प्रश्न। तो प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में उसकी गति जो है वो कम होती है और विरल माध्यम में ज्यादा होती है। तो इन तीनों की तुलना में कांच जो है वो सघन होगा, तो न्यूनतम जो है वो कांच में वेग रहेगा या गति रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहां पे कुछ कथन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन से कथन हैं। पहला कथन, मृग तृष्णा एक प्रकाश का एक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। बिल्कुल ठीक बात है, अपन सही पढ़ चुके हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सर्च लाइट में अवतल दर्पण तृप्त होता है, प्रयुक्त होता है, ठीक बात है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। गर्मी के अंदर सफेद रंग, क्योंकि सफेद रंग जो है वो प्रकाश का अच्छा अवशोषक नहीं होता है, तो अवशोषक नहीं होने से आगे तापमान बढ़ाता नहीं है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एक छोटे चित्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये कथन गलत है। जो डॉक्टर लोग या जो भी नजदीक की वस्तुओं को बड़ा करके देखने में जो दर्पण काम में लिया जाता है वो दर्पण लिया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है वो गाड़ियों के अंदर साइड ग्लास के रूप में काम में लिया जाता है और उसमें वस्तुओं को उनके आकार से छोटा, और उस पर दर्पण पे लिखा हुआ भी होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर इज टू अपीयर, वो वस्तुएं जो हैं वो अपने जो जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे दिखाई नहीं देती। तो मिरर का कहने का मतलब ये है, मिरर का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है यूज में लेने का, कि जो वस्तुएं हैं वो नजदीक दिखाई दे। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है डी, और ये डी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो उत्तल दर्पण दिया हुआ है, जबकि उपयोग में लिया जाता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण गाड़ियों में साइड ग्लास के रूप में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न। तो इस तरह से हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सभी हमने इसमें कवर किए हैं, और अगला प्रकाश के जो महत्वपूर्ण टॉपिक अगले कुछ प्रश्न हैं वो सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लेंस, दर्पण के कुछ प्रश्न और कुछ प्रकाश के अन्य गुण जैसे प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इनसे संबंधित प्रश्न लेके जल्द ही आएंगे। तो दोस्तों आप अभ्यास करते रहिए और बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।